हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रोफेसर पर। पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस की सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीसीएस सन 2020 का क्वेश्चन पेपर। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं जिसमें हमने 75 क्वेश्चन का डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में भी हम ट्रिक्स और हैक्स को डिटेल से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से डील किया था। आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं कि उसे हम ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं और या किसी क्वेश्चन में हम जो 50-50 में भी पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके की हमें हेल्प मिल जाती है ट्रिक्स से। हमें ये पता है कि कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें हमें 100% क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है कि अगर हमें कॉमन सेंस के माध्यम से हम 50-50 में पहुंच जाते हैं या हम 100% किसी भी पेपर का या किसी भी क्वेश्चन को जो सॉल्व कर लेते हैं या उसके क्वेश्चन आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो हम जितनी भी वीडियो बनाई है हमने अब तक हम लगभग 4 पेपर का एनालाइज कर चुके हैं। तो उसमें हमने सभी वीडियो में लगभग 4 से 5 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीसीएस में। तो हमने सभी वीडियो में लगभग कुछ ट्रिक्स बताई हैं, जैसे असर्शन और रीजन की बताई है, कूट वाली बताई है और जो जनरल सेंटेंस होते हैं, जेनरिक सेंटेंस होते हैं, उनके बारे में बताया है। जो सिंगल फैक्ट डेटा होता है उनके बारे में बताया कि किस तरीके से वो एलिमिनेट होते हैं। अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो कम से कम आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन का जो है आपको एज मिल जाएगी। और अगर प्रीवियस की अगर ये सीरीज देखते हैं तो आप यहाँ से ये भी पता चल जाएगा आपको कि कौन कौन सी थीम्स रिपीट होती रहती हैं। जैसे मैंने कुछ थीम्स बताई थी, जैसे एचडीजी बताई थी कि एचडीजी की थीम बार बार रिपीट होती रहती है, इससे 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। इसी तरीके से इकोनॉमी में पॉवर्टी, इससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ऐसे फाइनेंस कमीशन, इससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। बजट है, इससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो ये ना बहुत सारी थीम्स हैं जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इस तरीके से आप कुछ स्पेशल थीम्स अगर आप मतलब तैयार कर लेंगे तो उससे आप जो है कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन की एज ले जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो जो होगी वो भी सेम पहले की वीडियो की तरह होगी। उसमें भी हम ट्रिक्स बताएंगे और कि जो अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आता है तो आप वहाँ पे 100% ऑप्शन पर कैसे पहुँच सकते हैं, ये सब चीज़ों पर हम बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए आज की वीडियो, आज का जो वीडियो है वो 75 क्वेश्चन नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं और सन 2020 का पेपर है ए सीरीज का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 76 क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है। मतलब जो डार्लिंग श्रृंखला है ऑस्ट्रेलिया की एक श्रृंखला है, ये पर्वत श्रृंखला, ये किस तट पर स्थित है। उत्तरी पूर्वी तट, दक्षिणी तट, पूर्वी तट या दक्षिणी पश्चिमी तट। तो ये आप देखेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी पश्चिमी तट। अगर इसे आप मैप में देखना चाह रहे हैं तो ये डार्लिंग रेंज है। अगर आपको जैसा अगर इसके लोकेशन का पता है, ईस्ट वेस्ट, अगर आप दिशा के डायरेक्शन का ज्ञान है तो नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये वाली जो दिशा होती है वो होती है साउथ वेस्ट। तो यही है, अगर आप यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में बांटें तो ये वाली जो दिशा बनेगी वो साउथ वेस्ट बनेगी, तो दक्षिणी पश्चिमी तट पर। ठीक है, डार्लिंग रेंज तो है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी तट पर है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 77, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और जैव विविधता अधिनियम। ये क्वेश्चन प्रीवियस में कई बार पूछा गया, तो ये वहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। मतलब ये अलग अलग भी बार पूछे गए हैं, जैसे स्पेशली पूछ लिया गया प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया है, इस तरीके से पूछा गया प्रोजेक्ट हाथी कब शुरू किया गया, तो इस तरीके से भी पूछे गए और आपको कालानुक्रम में भी कई बार लगाना है। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये आपको पता होगा, ये 1973 में प्रारंभ किया गया था। प्रोजेक्ट हाथी जो है ये 1992 में स्थापित किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कई बार पूछा गया, 1972 में आया था। जैव विविधता अधिनियम सन 2002 में आया था। अगर आप इसके हिसाब से चलते हैं तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 1972, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो ये और ये इनमें से एक होना चाहिए। उसके 1972 के बाद 1973 फिर फर्स्ट आ जाएगा, तो इसके हिसाब से हम ऑप्शन नंबर सी पर पहुँच जाएंगे। फिर सेकंड आ जाएगा 1992, फिर सन 2002 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा नॉलेज के बेस पे हो गया। अगर हम केवल इसे ट्रिक के बेस पर करना चाहते हैं, हम ट्रिक के बेस पर कैसे चुनते हैं, हमें कुछ नहीं पता, मतलब इस तरीके का कोई क्वेश्चन दे दिया गया है जिसमें हमने दूर दूर तक कहीं नहीं पढ़ा उसको। ठीक है, अगर मैं तुक्का लेना है, जैसे ये तो है नहीं कि हम अगर हमसे 100 क्वेश्चन आते हैं तो बस उन्हीं सॉल्व करके आ जाएंगे, क्योंकि मेरिट आजकल बहुत आई जा रही है। तो हमें लगभग ना भी ना तो 140 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ही पड़ेंगे अगर हमें मेरिट लिस्ट में आना तो इसलिए हमें जो कुछ क्वेश्चन पर रिस्क लेना ही होता है। अगर वो हमारे पॉजिटिव दिशा में चले जाते हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाता है, वरना तो नहीं होता। तो उस कंडीशन में हम कैसे रिस्क ले सकते हैं, तो ये यहाँ पर जैसा हम विकल्प के तौर पर देखते हैं सर कि विकल्प किस तरीके से बनाए गए हैं। ठीक है, तो जैसा मैं यहाँ पर सेम ऑप्शन से 2 विकल्प शुरू हो रहे हैं, थर्ड, तो हम ये मानकर चलेंगे कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि इनमें ही आंसर होगा। अगर आप इन्हें अप्लाई करके देखेंगे तो आप अप्लाई करके देखिए, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखिए, तो आप पाएंगे कि उसमें से 10 में से 7 क्वेश्चन आप जो है बिल्कुल राइट निकाल कर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा होता है। तो ये थर्ड और थर्ड, मतलब हमें जो है इन दोनों में से एक विकल्प चुनना। अब हम मतलब बिल्कुल कंफर्म तौर पे कैसे आएंगे, अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है तो फोर्थ मतलब ये है, जैसे ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला इसके साथ भी है और सेकंड वाला फोर्थ वाला इसके साथ है। मतलब अगर शुरू से देखें तो ये थर्ड हमने यहाँ से 2 चुन लिए, उसके बाद फर्स्ट वाले की इससे सिमिलर मिल रहा है और फोर्थ वाला इससे मिल रहा है। मतलब ये वाला जो ऑप्शन जो है कई सारे विकल्पों से सिमिलर है।
मतलब कई सारे, इसका थर्ड ऑप्शन जो है इससे सिमिलर है, फर्स्ट ऑप्शन जो है बी वाले से सिमिलर है, और फोर्थ वाला जो है फर्स्ट वाले से। तो मतलब यह इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, और यही इसका राइट है। मतलब इस तरीके से ही निकाला जाता है। अगर आप अप्लाई करके देखेंगे तो आप प्रीवियस में पाएंगे कि इस तरीके के आंसर निकाले जाते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए कि हमें वो ऑप्शन चुनना होता है जो सेम ऑप्शन से शुरू होते हैं, थर्ड से शुरू होता है। ठीक है, दोनों। फिर हम ये भी देख लेते हैं इसका एंड किससे हो रहा है, तो फोर्थ। तो हम यहाँ से भी चुन सकते हैं कि यहाँ से सामान्यतः चुन सकते हैं। बाकी सिमिलर भी देख लेते हैं कि कैसे, थर्ड या फर्स्ट इससे ज़्यादा सिमिलर मिल रहा है, फोर्थ इससे मिल रहा है, मतलब ये 3 से सिमिलर मिल रहा है, बाकी ये सब सिंगल एक से सिमिलर मिल रहे हैं। तो मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरीके। नेक्स्ट 78, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। तो महासागरीय धाराएं पूछी जाती हैं, जिसमें 2 तरह की महासागरीय धाराएं होती हैं, एक ठंडी और एक गर्म। इसे गर्म जलधारा है, ठंडी जलधारा भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये जलधाराएं बनती कैसे, ये जलधाराओं का आप मैप देख सकते हैं। जो धारा जो पोल से इक्वेटर की तरफ चलती हैं, जो पोल से इक्वेटर की तरफ चलती हैं वो सारी ठंडी जलधाराएं होती हैं। ठीक है, और जो इक्वेटर से पोल की तरफ चलती हैं वो सारी जलधाराएं होती हैं गर्म जलधाराएं होती हैं। ठीक है, इसमें जो ब्लू कलर से हैं वो सारी की सारी ठंडी जलधाराएं हैं, और जो येलो कलर से हैं वो सारी की सारी गर्म जलधाराएं। अब यहाँ से हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सी हिंद महासागर से संबंधित जलधारा है। तो आपने देखा होगा फ्लोरिडा, ये फ्लोरिडा जो मैक्सिको के पास है, तो फ्लोरिडा की जलधारा जो है ये हिंद महासागर की नहीं है, क्योंकि वो अटलांटिक महासागर में आती है, तो ये गलत हो जाएगा। कनारी की धारा, आपने कनारी की धारा भी अटलांटिक महासागर में ये आप पढ़ती है कनारी की धारा, अगर आप देखेंगे तो फ्लोरिडा की ये पड़ती है। ठीक है, मैक्सिको के तट से, और कनारी की ये दोनों ही गर्म जलधारा हैं। ठीक है, क्यूराइल की जलधारा ये ठंडी जलधारा है, क्यूराइल या ओयोशियो की जलधारा ही बोलते हैं, या कोष्टक सागर के पास से आती है, तो ये भी ये ठंडी जलधारा है, बट ये प्रशांत महासागर की है। ये अटलांटिक महासागर की, अटलांटिक की है, प्रशांत महासागर की। और ये अगुलहास की जलधारा जो है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगुलहास की धारा, तो ये जो है एक गर्म जलधारा। तो आप जलधाराएं सब याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद कर लेना। ये अटलांटिक महासागर जैसे फ्लोरिडा की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, ये गल्फ स्ट्रीम 2 भागों में बढ़ जाती है। अब एक नॉर्वे की धारा बन जाती है, तो नॉर्वे की धारा ये इसी गर्म जलधारा के कारण जो नॉर्वे का टेम्परेचर मैनेज रहता है, वरना नॉर्वे में जीवन संभव नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो इसी गर्म जलधारा के कारण रहता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये नीचे आ जाती है, ये कनारी की जलधारा बन जाती है, ठंडी बन जाती है। इसके बाद ऊपर से लेब्राडोर की जलधारा आती है, यहाँ से ओयोशियो की आती है, और ये जापान के तट पर सुशीमा की और कुरोशियो की, या कुरोशिबो भी बोलते हैं इसे। ठीक है, बाकी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी है और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म है। तो ये सब चीज़ें याद रखना। ठीक है, ठंडी और गर्म जलधारा संदर्भ 23 में भी इसका क्वेश्चन आया था, अगर आप देखेंगे तो संदर्भ 23 में भी इसका क्वेश्चन पूछा गया था, बस एक विकल्प में बनाया था। ठीक, नेक्स्ट 79, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भूगर्भिक चक्र, पारिस्थितिकी अनुक्रम, जैवीय चक्र। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट। अच्छा, इसको इस तरीके का जब विकल्प दे रखा होता है जैव भू रासायनिक चक्र, तो आज तक का रिकॉर्ड है, कभी भी पीसीएस ने ये विकल्प डाला है तो इसका आंसर यही दिया है। एक तो ट्रिक हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप इसके सिमिलर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो जैव भू और जैव भूगर्भिक, तो मतलब ये जो कन्फ्यूज करने के लिए देता है, तो आप इससे जो इससे 50-50 में पहुंच जाते हैं। एग्जामिनर तो कन्फ्यूज करने के लिए देता, बट आप अगर इसको अच्छे से नोटिस करते हैं कि विकल्पों को, उसका टोन समझते हैं कि मतलब किस तरीके का विकल्प दिए गए हैं, तो वहाँ से आप 50-50 ऑप्शन पर पहुँच जाते हैं, और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर 100% उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जैव भू रसायन चक्र। क्वेश्चन नंबर 80, निर्जातीय समूह और देश, ये मतलब जो है ये पूछे गए किस देश से संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहले यहूदी, ये तो हम सुनते रहते हैं, इजराइल से संबंधित है। ठीक है, टेडा ये लीबिया से संबंधित, आप याद कर सकते हैं इसे, यहूदी तो सबको याद होता है। बेजा ये मिस्र से संबंधित है, और लुर ईरान से संबंधित है। तो इसके हिसाब से इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, 3rd और 1st, 2nd। तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगर आप ट्रिक के हिसाब से चलें, जैसे मैंने प्रीवियस पेपर में ट्रिक बता रखी है, जो प्रीवियस पेपर है उनमें ट्रिक बताई थी मैंने, हम ए का फर्स्ट नहीं लेते हैं, बी का हम सेकंड नहीं लेते हैं, और सी का हम थर्ड नहीं लेते हैं, और डी का हम फोर्थ नहीं लेते हैं। मतलब ये माइंड सेट है, एग्जामिनर सामान्यतः डालता नहीं है, बट ये नहीं कि हमेशा नहीं हो सकता। 10 में से मैंने 7 क्वेश्चन के लिए बोला था, और बाकी अगर हो सकता है कि जो 7 क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहे हो बस उसमें अप्लाई हो जाए, और बाकी जो जिसमें ये अप्लाई नहीं हो रही हो ये ट्रिक वो आपसे आते हो, तो इसलिए आप 100% क्वेश्चन पर पहुँचने का जो आंसर पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से बताया था। इस हिसाब से आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर आप मेरी ट्रिक पे चलें तो कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। हम आप क्या कर सकते हैं, 2 का 2, 3 का 3, ये वाला तो ऑप्शन होता ही नहीं है, बहुत रेयर केस में मिलेगा। शायद अगर आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो शायद अगर आप 100 क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें से 1 या 2 में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप 3rd का 3rd एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आप बचेंगे बी और डी में से, यहाँ से भी आप एक ऑप्शन ले सकते हैं कि बी या डी में से आप यहाँ पर 50-50 में पहुँच गए। एक तो ये तरीका हो सकता है इसका, पहला तरीका नॉलेज के बेस पे, सेकंड तरीका ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का 4 हम नहीं लेंगे। ठीक है, इस हिसाब से हम ऐसे पहुँच गए। अब तीसरी ट्रिक क्या है, अगर आप जैसे सिमिलर ऑप्शन वाला जो मैं बताता हूँ, सिमिलर ऑप्शन से 4 से शुरू हुआ, ये भी 4 से शुरू हुआ, ये भी 4 से शुरू हुआ, तो ये आप मानकर चलेंगे कि ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता।
ठीक है। फिर इसके अलावा फिर आप और देखेंगे कि सिमिलरिटी कहाँ पे मिल रही है। एक सिमिलरिटी हमें यहाँ पे मिल रही है और एक सिमिलरिटी हमें यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इस तरीके के ऑप्शन में आप थोड़ा सा वाला भी हेल्प ले सकते हैं कि थर्ड का थर्ड हम लेंगे नहीं, तो इस तरीके से ये ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देंगे, तब भी आप यहाँ से ऑप्शन नंबर डी चुन सकते हैं। अगर आपको यहूदी पता है इजराइल का, और इसके अलावा एक भी पता है, कोई भी सिंपल पता है कि टेड लीबिया का, तो ये आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पर राइट पहुँच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 81, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? थाने महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक, दरभंगा बिहार, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। तो 81 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट, ठीक है। 81 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट हो जाएगा, दरभंगा बिहार, ठीक है। 81 का ऑप्शन नंबर सी, 80 का डी था और 81 का है सी, ठीक है। नेक्स्ट 82, ये देश और राजधानियाँ। देश और राजधानियाँ यूपीपीसीएस में सामान्यतः पूछ ली जाती हैं। तो देश और राजधानी मतलब जो इंपॉर्टेंट देश हैं, जैसे कि मध्य ईस्ट के हैं, जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया वाले कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो है ये वाले बहुत पूछ लिए जाते हैं। साउथ ईस्ट के ही पूछ लिए जाते हैं, और इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रियाँ बहुत पूछी जाती हैं और यूरोपियन कंट्रियाँ पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना। जैसे मोरक्को की रवात है, ये हम सब जानते हैं। ट्यूनीशिया की तो इसकी उसी के सिमिलर ही है, ट्यूनिस। अल्जीरिया की अल्जीयर्स, ये भी सिमिलर है। और कैप वर्डे की जो है बामाको नहीं है, बामाको जो राजधानी है वो है माली की, याद रखना, माली की राजधानी है बामाको। और कैप वर्डे की है प्राया, ठीक है, प्राया है, याद रख लें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये पूछा हमें कौन सी नहीं है, सम्मिलित नहीं है, तो कैप वर्डे की, बामाको नहीं, बामाको जो है माली की है, और इसकी है प्राया, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे याद रखना, ये मध्य ईस्ट वाली जो है, जो एशिया का जो मध्य क्षेत्र है, मध्य ईस्ट क्षेत्र है, तो इसे याद कर लेना, ठीक है। मध्य एशिया जो है, तो मध्य एशिया वाली याद कर लेना, बाकी साउथ एशिया वाली याद कर लेना, साउथ ईस्ट वाली, और साउथ वाली तो आपको सबको पता ही है, और बाकी अफ्रीकन और यूरोपियन, बाकी आप सबको पता होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट 83, हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस के 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस के 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइनस के 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कहते हैं जैसे हरित गृह प्रभाव जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेज जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ाती हैं, ठीक है, टेम्परेचर जो इंक्रीज करती हैं। बट ये है, अगर ये पूरी तरीके से ग्रीन हाउस गैसेज जो है समाप्त हो जाए, तब भी जीवन संभव नहीं है। तब जो है टेम्परेचर कितना हो जाएगा पृथ्वी का, माइनस के 18 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पर जो है जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो ग्रीन हाउस गैसेज का एक सीमित मात्रा में होना भी जरूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, माइनस के 18 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट 84, दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? यूरेनियम, बॉक्साइट, मैंगनीज और अवरक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट, मैंगनीज, ठीक है। 84 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 85, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है? पारिस्थितिकी अनुक्रम, सीयर, समुदाय गतिकी, जैव भार का पिरामिड। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट, सीयर। जो निश्चित पूर्ण क्रम जो क्रमशः निश्चित स्थान पर बदलता है, तो जो बदलने से जहाँ भी संबंधित है वो सीयर होता है। और ये ऑप्शन जो है प्रीवियस ये वाला क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर में कई बार आ चुका है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों में कई बार आ चुका है, ये याद रखना, सीयर कई बार पूछा गया, ठीक है। अच्छा, अनुक्रम होता है क्या? इसे इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेशन, ठीक है। पारिस्थितिकी सक्सेशन मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। क्या होता है कि मतलब किसी भी जगह पर जहाँ पे मतलब पूरी तरीके से कुछ नहीं है, मतलब चट्टान, एक मान लो एक चट्टान है, वो चट्टान पर धीरे धीरे मृदा का बनना, मृदा के बाद घास का बनना, घास के बाद छोटे वृक्षों का बनना, छोटे वृक्षों के बाद बड़े वृक्षों का बनना, ये जो कहलाता है अनुक्रमण कहलाता है। मतलब अनुक्रम के हिसाब से जो है यहाँ पर जो वनस्पति का निर्माण होना, ये अनुक्रम कहलाता है। जो प्राथमिक अनुक्रम जो होता है वो सेकेंडरी की तुलना में ज़्यादा समय लेता है। क्यों? क्योंकि उसमें मृदा बनने में समय लगता है। जबकि सेकेंडरी वाला जो होता है, जब सेकेंडरी मतलब ये हुआ क्या हुआ, जैसे प्राथमिक जो चट्टान है, चट्टान में धीरे धीरे उसका अपक्षय हुआ, उसके बाद यहाँ से मृदा बनी, मृदा बनने के बाद यहाँ पर सबसे पहले कवक सवाल उत्पन्न होंगे, आप सबको पता। कवक सवाल के बाद छोटी छोटी घास आएगी, छोटी छोटी घास के बाद फिर छोटे वृक्ष आएंगे, फिर उससे बड़े बड़े वृक्ष आएंगे। उसके बाद फिर ये हुआ कि ये सूरज सब कुछ का सब समाप्त हो गया, मतलब सीयर की घटना हो गई, ठीक है, ये समाप्त हो गया। तो फिर उसके बाद फिर अनुक्रम होगा। ये थोड़ा है ना कि फिर दोबारा इस पर वनस्पति नहीं हो सकती, फिर दोबारा जो है फिर वहाँ पर सवाल जमेंगे, कवक सवाल वगैरह छोटी छोटी बांगे, फिर घास, फिर छोटे वृक्ष, फिर बड़े वृक्ष। तो ये है कि जो सेकेंडरी अनुक्रम जो होता है कभी कभी पूछ लिया जाता है, जो फर्स्ट अनुक्रम जो होता है, फर्स्ट सक्सेशन जो होता है वो ज़्यादा समय लेता है सेकंड वाले से। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले में जो मृदा बनने में समय लगता है, ठीक है। जैसे ये वेरन एनवायरनमेंट मतलब चट्टान वगैरह हैं, इस चट्टान वगैरह से धीरे धीरे मृदा का निर्माण होकर यहाँ पर छोटी छोटी घास आएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद फिर छोटे और बड़े वृक्ष आएंगे, फिर उनसे बड़े वृक्ष आएंगे, तो ठीक है। तो ये पहली जो प्रजातियाँ होती हैं ना बोलते हैं पायोनियर, ठीक है, याद रखना, पायोनियर मतलब प्राइमरी होती हैं, ठीक है। उसके बाद बीच वाली स्पीसीज को बोलते हैं इंटरमीडिएट स्पीसीज, और इसे बोलते हैं क्लाइमेक्स, ठीक है, क्लाइमेक्स जो चरम होती हैं, मतलब इससे आगे अब कुछ नहीं हो सकता, बस ये इतने ही वृक्ष हो सकते हैं। अब ये तो है नहीं कि इनसे भी बड़े कुछ हो जाए, तो एक समय के बाद तो एंड होगा कहीं ना कहीं, तो इसलिए इन्हें बोलते हैं क्लाइमेक्स मतलब चरम समुदाय, ठीक है। वो इन्हें बोलते हैं पायोनियर, जहाँ पे जो है सबसे पहले वनस्पति आती हैं, तो ये याद रखना, ठीक है।
नेक्स्ट जब ये सब समाप्त हो जाते हैं तो यहाँ पर समाप्त होने के बाद फिर जो धीरे धीरे जैसे आग ये सब, ये देखो इस तरीके से यहाँ पे वृक्ष थे, याले वृक्ष यहाँ आ गए, याले वृक्ष आने के बाद फिर इसके बाद ये आया, फिर उसके बाद ये आग से मतलब ये पानी की कमी से सूख कर ये समाप्त हो गए। फिर यहाँ पर देखो मृदा मृदा बनी हुई है ऑलरेडी, और यहाँ पर धीरे धीरे इसका निर्माण हो रहा है, फिर छोटे वृक्ष, बड़े वृक्ष, फिर दोबारा बड़े वृक्ष, ये सेकेंडरी सक्सेशन है। ठीक है, तो याद रखना फर्स्ट में ज़्यादा समय लगता है, सेकेंड में कम लगता है। नेक्स्ट 86, ये पर्वत हैं और देश में। ठीक है, तो एटलस, किलिमंजारो, चिम्बोरजो और पायरेनीज। ठीक है, तो आपको पता है पायरेनीज जो है फ्रांस का है, चिम्बोरजो इक्वाडोर का, यहाँ पे एक ज्वालामुखी भी है। ठीक है, किलिमंजारो तंजानिया का है और एटलस मोरक्को का है। ठीक है, तो 4, 3, 2, 1, तो 86 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पर ट्रिक के बेस पर चलते हैं तो देखिए फिर ट्रिक के बेस पर चल के देखते हैं। हमें कुछ नहीं पता है, अगर हम ट्रिक के बेस पर चलें तो मैंने बताया था सेम ऑप्शन से शुरू होते हैं, भाई हम चुन लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि देखो यहाँ पे भी हमें कन्फर्मेशन मिल रही है, तो आप यहाँ पर जो है अगर हम 100% में नहीं पहुँच पा रहे तो हम यहाँ पर जो है 50-50 में पहुँच पा रहे हैं। ठीक है, इस वाले मतलब आपके लिए हेल्पफुल होगी, मतलब ये है कि ट्रिक ये नहीं है कि आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाएगी, मतलब बहुत ही रेयर केस में लेके जाएगी, वरना तो आप 100% जो सही ऑप्शन पर पहुँचेंगे। ठीक है, ट्रिक का मतलब ये नहीं होता अगर आप ट्रिक पर ही अगर पेपर निकल जाए तो फिर सब ट्रिक ही सीख लें, बट ये होगा आपको हेल्प हो जाएगी कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन के, यहीं पे तो मेरिट में पीछे रहते हैं, आगे निकलते हैं, तो 10 से 15 क्वेश्चन की आप हेल्प हो जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है 4 का 4, सेकंड का सेकंड, अगर इसके आधार पर भी चलते हैं तो आप यहाँ पे 50-50 में पहुँच जाएंगे। ठीक है, और आपको अगर इनमें से एक भी ऑप्शन पता है, इतनी पढ़ाई करते हैं तो इसमें से अगर आपको एक भी ऑप्शन पता है कि चाहे किलिमंजारो ही पता तंजानिया का है, चिम्बोरजो पता है कि हमने ज्वालामुखी पढ़ रखा है इक्वाडोर का है, तो जो है इसके हिसाब से आप जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ले लेंगे। ठीक है, 86 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 87 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोह विद्यमान होता है, मतलब लोह मतलब आयरन। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल में, केराटिन में, कोलेजन में, मायोग्लोबिन में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मायोग्लोबिन। ये भी कई बार पूछा गया प्रीवियस ईयर में। ठीक है, याद रखना प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैंगनीज पाया जाता है, Mn। ठीक है, मैंगनीज। और ये केराटिन क्या होता है, केराटिन प्रोटीन जिससे हमारे नाखून बने होते हैं, एनिमल्स के खुर बने होते हैं, तो वो सारे केराटिन प्रोटीन से बनते हैं, जो निर्जीव होते हैं, हमारे बाल बने होते हैं, तो ये केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं, याद रखना। ठीक है, और जो मायोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट 88, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है, रबर उत्पादन के लिए, चाय उत्पादन के लिए, टिन उत्पादन के लिए, कहवा उत्पादन के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 88 का, टिन उत्पादन के लिए। ठीक है, 88 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 89, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन, संयोजन, प्रतिरूपण या प्रजनन, तो ये कहलाता है मतलब परिवर्तन जीन में, तो ये कहलाता है उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, इसकी खोज किसने की थी, हुग्रो डी ब्रिज ने, ये भी याद रखना, कभी कभी कि उत्परिवर्तन के जनक कैसा कहा जाता है, तो हुग्रो डी ब्रिज को। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट 90, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, तो गैबोन, सोमालिया, भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा, तो किन से होकर नहीं गुजरती है, तो ये पूछा है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 90 का हो जाएगा डी, 3 और 4, मतलब गिनी और रवांडा से होकर नहीं गुजरती है, गैबोन और सोमालिया से होकर गुजरती है। ठीक है, गैबोन और सोमालिया से होकर जाती है। ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये इक्वेटर है, और ये जो है ये इक्वेटर है, ये जा रही है इक्वेटर लाइन। ठीक है, और ये मैप में तो आप देख सकते हैं, देखो यहाँ से गैबोन से भी होकर जा रही है और इसके बाद सोमालिया से भी होकर जा रही है। ठीक है, और इसमें जो है भूमध्य रेखा गिनी और रवांडा से नहीं जाती है। ठीक है, आप यहाँ पर जो है इक्वेटर हो, चाहे कर्क रेखा हो या मकर रेखा हो या भूमध्य रेखा हो, इन तीनों पर स्थित देशों के नाम आप याद कर सकते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछे गए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इक्वेटर में कौन कौन है, कोलंबिया है। ठीक है, ठीक है, और इक्वाडोर है। ठीक, इसके अलावा गैबोन, ब्राज़ील हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो हो गया, केन्या हो गया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, सोमालिया, युगांडा, कोंगो और जो है साओ टोम। ठीक है, ये हो गया, तो ये आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, फोटोसेल, सोर सेल, पानी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मैंने बताया था कि ये वाला ऑप्शन जो है बहुत रेयर देता है, याद रखना, इस आप जो है देखते एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 91 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, फोटो सेल का। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए। मैंने बताया था कि जो पॉलिटी का जो पोर्शन है उसमें आप 1 से लेकर 51 के का तक सारे के सारे आर्टिकल बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। उसके अलावा अनुसूचियाँ हैं, भाग हैं, पार्ट मतलब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, ये आपको सब याद होने चाहिए। तो यहाँ से बस क्वेश्चन पूछता रहता है, मतलब कौन से संविधान से क्या लिया गया है, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा 9th। ठीक है, 9th जो है इसका जो है पंचायती राज व्यवस्था जो 9th लिया गया, और कौन से संविधान संशोधन के तहत जुड़े गए थे, 73वें और 74वें 1992 में, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, भाग 9 के काम में जोड़े गए थे। ठीक है, 74वां भाग 9 के काम में, और भाग 9 जो है में जोड़ा गया तो पंचायती राज। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, टेफ्लॉन, पॉलिस्टीरीन, नियोप्रिन या पॉलीथीन।
तो 93 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नियोप्रीन। नियोप्रीन जो है एक रबर है, ठीक है, रबर है। नियोप्रीन याद रखना, कई बार पूछा गया ऑप्शन में, हर बार पूछा था। सन 2022 का पेपर उठा कर देख लीजिए, यूपीपीसीएस की, वहाँ भी पूछा गया, ठीक है, नियोप्रीन। नेक्स्ट 94, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया था? भाई पंचायती राज, तृतीय तल पंचायती राज को ही बोलते हैं, ठीक है। तृतीय तल जो बोलते हैं वो बोलते हैं पंचायती राज, ठीक है। तो ये जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1992, याद रख लेना, 73वां संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? मतलब कौन से अंग से प्रारंभ होता है प्रोटीन का पाचन? यकृत, मुंह, छोटी आंत, आमाशय। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, आमाशय। आपको सबको पहले पता होगा कि जब मुख गुहा से होते हुए जब सबसे पहले जब भोजन जाता है तो आमाशय में जाकर उसका पाचन शुरू होता है। तो इसमें 3 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, HCl, एक रेनिन और एक पेप्सिन। जो पेप्सिन जो होता है, ठीक है, जो पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन ही प्रोटीन का पाचन करता है, याद रखना, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन जो होता है जो दूध का प्रोटीन होता है उसका पाचन करता है। और HCl जो है वहाँ पे जो भोजन को जो है अम्लीय करने के काम में आता है, ठीक है। अम्लीय माध्यम में ही वो कार्य कर पाते हैं। ये दोनों एंजाइम जो होते हैं रेनिन और पेप्सिन अम्लीय माध्यम में कार्य कर पाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो HCl जो है अम्लीय है, इसलिए जो यहाँ पे अम्लीय माध्यम बनाए रखता है, ठीक है, याद रखना। तो प्रोटीन का पाचन आमाशय में जो है पेप्सिन करता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट 96, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? फिर मैंने बताया 1 से लेकर 51 के कात तक तो कंठस्थी कर लेना, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने सुना होगा आर्टिकल 3 जो है, आर्टिकल 3 कोई भी जो है हमारे देश में जो राज्य हैं तो उन्हीं से कोई नया राज्य बनाना, उनका नाम परिवर्तित करना, उनकी सीमा में परिवर्तन करना, ये सब जो आर्टिकल 3 के काम है। और जो आर्टिकल 2 के काम है, आर्टिकल 2 का क्या है, जब कोई बाहर से हमारा जो राज्य क्षेत्र हमारे देश में शामिल हो रहा है, कोई बाहर से हम राज्य क्षेत्र शामिल करेंगे तो आर्टिकल 2 के तहत करेंगे। जैसे हमने सिक्किम को करा था, सिक्किम को जो करा था हमने 1973 में, तो जो है पूर्णतः दर्जा दिया था 1973 में दिया था, वरना तो 1971-72 में कर लिया था। तो सिक्किम को जो हमने करा था वो आर्टिकल 2 के तहत करा था, तो याद रखना। तो नए राज्यों का गठन ये आर्टिकल 3 के तहत है, राज्यों क्षेत्रों में परिवर्तन ये आर्टिकल 3 के तहत है, और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन ये भी आर्टिकल 3 में आता है। तो नए राज्यों का प्रवेश ये जो आता है आर्टिकल 2 में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 97, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? सूखा रोग, घेंगा, रक्तअल्पता, बेरी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, 97 का बेरी। मतलब विटामिन B1 की कमी हो जाती है पॉलिश किए हुए चावलों में, ठीक है, विटामिन B1 निकल जाता है, तो इससे रोग हो जाता है बेरी। मैंने विटामिन की एक वीडियो भी बना रखी है और विटामिन को मैंने कई बार बताया, तो विटामिन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप विटामिन को भी अच्छे से देख सकते हैं कि उनका वैज्ञानिक नाम क्या क्या है और उसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है। स्पेशली विटामिन के जो बी के पार्ट हैं, B1, B2, B3, एक ये B3 से पूछा गया था कि पेलाग्रा रोग किससे होता है, तो B3 से होता है। नियासिन या निकोटिनामाइड इसका जो है वैज्ञानिक नाम है, याद रखना, ठीक है। पेलाग्रा वाला पूछा गया था, B3 याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट 98, निम्न में से कौन सा पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है, पार्लियामेंट की भूमिका नहीं होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में तो हमें याद करते हैं कि न्यायाधीश चाहे उच्च न्यायालय के हो या उच्चतम न्यायालय के, दोनों में भूमिका होती है, ठीक है। और जो कैग जो होता है भारत के नियंत्रक है महालेखा परीक्षक, तो इसमें भी भूमिका होती है। अध्यक्ष और संघ लोक सेवा आयोग इसमें भूमिका नहीं होती, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, इसके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें भूमिका किसकी होती है? इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की जांच पर जो है इसमें राष्ट्रपति ही हटा देता है, इसे याद रखना, इसे राष्ट्रपति ही हटा देता है सुप्रीम कोर्ट की जांच पर, याद रखना, सुप्रीम कोर्ट की जांच पर, ठीक है, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 99, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट, विटामिन के, जो रक्त का थक्का बनाता है। नेक्स्ट 100, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधिरक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। तो राज्यपाल में, भारत के निर्वाचन आयोग में, जिला पंचायत राज्य अधिकारी में या राज्य निर्वाचन आयोग में? तो देखो यहाँ पे भी भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, मतलब सेम क्यों देगा? क्योंकि उसमें से एक आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। मैंने बताया था कि पंचायती राज के लिए जो है जो चीज़ें बनाई गई थी, जैसे पंचायती निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया था, इसके बाद राज्य वित्त आयोग बनाया गया था, ये केवल पंचायतों तक ही सीमित है, याद रखना, ये बाकी किसी का चुनाव नहीं कराता, केवल पंचायती राज का ही कराता है, ठीक है, जो तृतीय तल है उनका चुनाव कराता है। बाकी राज्य विधानसभा का हुआ या सांसदों का हुआ तो वो कराता है भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट, और ये बिल्कुल एक स्वतंत्र बॉडी है, ठीक है, जो इसके अंडर में काम नहीं करती है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं 101, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क से हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी, आपने कहीं ना कहीं पढ़ लिया होगा, ये होता है, बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, ये शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल उत्तरदायी है, हमारा मस्तिष्क ही हमारे शरीर का संतुलन करता है और हृदय गति को नियंत्रित भी रखता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। और वैसे PCH 2 है, अगर जनरल सेंटेंस है तो दोनों राइट ही देता है, ये भी याद रखना, ये मैंने कई बार बता चुका हूँ पेपर में, ठीक है।
नेक्स्ट 102 निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा सही सुमेलित नहीं पूछा था। तो अंतर्राज्य परिषद 263, वित्त आयोग 280, प्रशासन न्यायाधिकरण 323 का और संघ लोक सेवा आयोग 315, ठीक है, अनुच्छेद 315, ये सभी के सभी ठीक दिए थे, तो इससे आप चेक भी कर लेना, ठीक है। तो इसके सभी के सभी ठीक दिए थे, ठीक। नेक्स्ट 103 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। हींग, सुहागा, शिलाजीत या उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन होता नहीं है, तो इसमें फिलहाल आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो हींग लगा सकते हैं, हींग, ठीक है। हींग का पौधा देखो ये होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हींग का पौधा है। नेक्स्ट 104 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। तो CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो ये जो किसी भी आर्टिकल में नहीं है, ये पार्लियामेंट द्वारा जोड़ा गया था। आर्टिकल 280 में हमें पता है क्या है, वित्त आयोग है, और इसके अलावा आर्टिकल 268 आर्टिकल 276 जो कर से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा अगर आप नॉलेज के बेस पर लगाएंगे। तो यहाँ पर रेयर केस में होता है, बहुत कम रेयर केस में होता है, बाकी आप सेफली हटा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कहा था सेफली हटा सकते हैं, बट यहाँ पर कभी कभी होता है, मतलब 10 में से आपको शायद एक ही ऑप्शन में ये मिलेगा पूरे पेपर में, बहुत रेयर, ठीक है। अगर आपको तुक्का लेना हो तो कभी मत लेना। नेक्स्ट 105 नीचे दो कथन दिए गए असर्शन रीजन के। तो पहला है सुक्रोज के अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है, तो हमने पढ़ा होता, बिल्कुल होती है। प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया था, ये भी बिल्कुल सही है कि प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया था। लेकिन अब क्या इसकी यह व्याख्या करता था, हम यहाँ पे क्यों की लगा के पढ़ेंगे, मैंने बताया था क्यों की लगा के पढ़ते हैं। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है क्योंकि प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया था, मतलब इसलिए अधिक मीठी होती है कि अब जल अपघटन से प्राप्त किया था, ये तो कोई बात नहीं हुई। मतलब जल अपघटन से प्राप्त किया था इसलिए मीठी नहीं होती है, वो एक्चुअली मीठी होती है, ठीक है। ये नहीं है कि जल अपघटन की वजह से मीठी हुई है कि हाँ जल अपघटन से प्राप्त कराया इसलिए मीठी है। तो इसका जो है ए और आर दोनों सही है, बट एक ही व्याख्या नहीं करता, ठीक है। आर जो है एक ही व्याख्या नहीं करता है। तो 105 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 106 राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। जयंती पटनायक, ममता शर्मा, गिरिजा व्यास, पूर्णिमा आडवाणी, ठीक है। इनका कालानुक्रम लगाना है, ये कालानुक्रम बहुत पूछता है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 106 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट। तो सबसे पहले क्या आ जाएंगे, जयंती पटनायक आ जाएंगी, फिर दूसरे पे पूर्णिमा आडवाणी आ जाएंगी, तीसरे पे गिरिजा और चौथे पे ममता, ठीक है, ये आ जाएंगी। पहले पे जयंती पटनायक, दूसरे पे पूर्णिमा आडवाणी, तीसरे पे गिरिजा व्यास और चौथे पे आ जाएंगी ममता शर्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 107 सोडियम, पारा, चांदी और इसमें जो कूट मिलाना है, ठीक है। तो सोडियम क्या, ये कई बार पड़ा होता है कि चाकू से आसानी से काटा जा सकता है सोडियम को। पारा कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहता है। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, और लेड जो है ऊष्मा का कुचालक है, ठीक है। ए का 4 बी का सेकंड, तो ए का 4 बी का सेकंड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 4 के 4 इन दोनों में से आप इन दोनों में से एक चुन सकते हैं, ठीक है। तो कूट का आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट 108 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के जे में, मतलब ये वहाँ बोल सकते हैं, यहाँ बोलते हैं इसे, या जे के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। नागालैंड, हैदराबाद और कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, लद्दाख। तो 108 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट, ठीक है, हैदराबाद और कर्नाटक। इसके अलावा यहाँ पर जो है जे के एल बहुत तक है, तो ये 371 वाले आप याद कर लेना, 371 से ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके कई सारे पार्ट हैं, याद कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है। फाइब्रोन, नियोप्रिन, लैक्सान या टेफ्लॉन, ठीक है। तो 109 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट, फाइब्राइन, ठीक है। नेक्स्ट 110 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य जो है 4th के काम में ही है, बिल्कुल ठीक है। राज्य 6 में ही है, ठीक है। भारत के महान्यायवादी जो है ये बता रहा है 13 में, और संघ राज्यों के अधीन सेवाएं 14 में, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 110 का, ठीक है। ये जो आता है जो 4th में से ये राज्य है, और जो 5th में जो होता है, सॉरी 4th में नहीं 6 में जो है ये राज्य है। इसी तरीके से 5th में जो होता है वो केंद्र होता है। 4th में जो है वो नीति निर्देशक तत्व में, याद रखना। 3rd में क्या है, मौलिक अधिकार है। तो केंद्र होता है, तो केंद्र के अंतर्गत ही आता है ये, ठीक है। भारत महान्यायवादी जो है केंद्र के अंतर्गत ही आता है। मूल कर्तव्य 4th में है, 4th के काम में, और राज्य जो है 6 में है, ठीक है। ये राज्य 6 में, और भारत का महान्यायवादी जो 5th में आता है, भाग 5th में, और राज्य का अधीन सेवा 14 में आता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट पदार्थों अनुप्रयोग नीलत होता, योसिन, सिल्वर आयोडाइड, जिंक फास्फाइड, ठीक है। तो ये जो है अगर आप सिल्वर आयोडाइड का देखेंगे तो कितनी वर्षा के लिए आता है, ठीक है। और ये जिंक फास्फाइड जो जहाँ पे जिंक लगा होता है, ये हमेशा जो रोडेंटनाशी के लिए ही आता है। तो आप डी का 4 देखो यहाँ से आप चुन सकते हैं, और ए का सेकंड, इस तरीके से आप ऑप्शन निकाल सकते हैं,
ठीक। अब हमें जो है सिल्वर आयोडाइड हमें पता है कितने नंबर से आता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। मतलब किसी भी तरीके से चुन सकते हैं, ऑप्शन चुनने के कई सारे तरीके होते हैं, बस आप एलिमिनेशन ट्रिक लगा कर उसको सॉल्व करने का तरीका सीखिए, बस ये है ओवरऑल। और बाकी जो नॉलेज तो प्रायर है ही हमेशा। 112 भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? लोकलेखा, प्राक्कलन, लोक उपक्रम समिति, याचिका समिति। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लोकलेखा, इसमें प्राक्कलन, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी प्राक्कलन समिति। इसमें 30 सदस्य होते हैं, सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। बाकी समितियाँ जो होती हैं वो 22 सदस्यों की होती हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। बट इसमें जो 30 सदस्य होते हैं वो सारे के सारे लोकसभा से होते हैं, याद रखना, कई बार पूछेगा ये। सबसे पुरानी समिति भी प्राक्कलन समिति है, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 113 नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया था? आकांक्षी, अच्छा प्रदर्शन, अग्रणी या लक्ष्य प्राप्त करता? तो ये उस समय करंट का था, तो अच्छा प्रदर्शन था, ठीक है। नेक्स्ट 114 भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो मैंने फिर वही बोल लूँगा, 1 से लेकर 51 के का तक कंटेस्ट कर लीजिए, वहीं से क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 पूछे जाते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 to 11, और भाग कौन सा है इसका? सेकेंड, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट 115 उत्तर प्रदेश निम्नलिखित नगरों में से कौन सा विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना के अंतर्गत शामिल किया गए हैं? मतलब कौन कौन से शहर जो शामिल किए गए हैं? तो वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज या अयोध्या। तो इसका जो हो जाएगा 115 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट, पहला और दूसरा, वाराणसी और मथुरा, ठीक है। नेक्स्ट असर्शन और रीजन का है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। बिल्कुल पाए जाते हैं, मतलब निरंतरता भी है और परिवर्तन भी है, मतलब हम उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। और बाकी जो है कुछ हमने जो है जैसे केशवानंद भारती मामले में आया था कि आधारभूत ढांचा कि कुछ में हम परिवर्तन कर ही नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली एवं संशैली तत्व समाहित है। बिल्कुल, अब ऐसे ही बताया था मैंने, अगर आपने पहली वीडियो मेरी देखी हो तो मल्टी फैक्ट, यहाँ पर मल्टी फैक्ट दिया हो, जैसे परंपरागत शैली, आधुनिक शैली, ये शैली, मतलब कई तरह के फैक्ट दे दिए उन्होंने कि ये इस तरह के तत्व समाहित है, तो ये हमेशा राइट ही होता है, मल्टी फैक्ट हमेशा राइट होता है, ठीक है, याद रखना। तो ये और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 116 का, ठीक है। 117 प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर पर तक पहुँचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TFR क्या होनी चाहिए? मतलब TFR का मतलब है टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। तो TFR क्या होनी चाहिए? 1.0, 1.6, 2.1, 2.3, तो 2.1। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है 2.1 है, ठीक है। 2.1 का मतलब क्या होता है? 2.1 का मतलब ये है कि जैसे जो पेरेंट्स हैं, माता और पिता, तो माता और पिता पर 2 बच्चे, इनके 2 ही बच्चे होने चाहिए, मतलब 2 पर 2, ठीक है। तो ये बिल्कुल संतुलित रहेगा, बैलेंस रहेगा, मतलब 2 लोगों पर 2 बच्चे होंगे तो बिल्कुल बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो फर्टिलिटी रेट जो 2.1 होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? 10, 13, 12 या 14। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12, ठीक है। इसका जो संविधान संशोधन था, ये संविधान संशोधन था 91वां संविधान संशोधन, ठीक है, अटल जी के समय में था 91वां संविधान संशोधन सन 2003। इसमें क्या हुआ था? इसमें मंत्रिपरिषद की एक सीमा निर्धारित की गई थी। उसमें कहा गया था कि जो है जो मंत्री जो बन सकते हैं, टोटल मंत्री जो बन सकते हैं, मंत्रिमंडल का आधार निश्चित नहीं किया गया था, मंत्री परिषद का टोटल का, तो बन सकते हैं वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सहित टोटल 15%, ठीक है। लेकिन जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसकी न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं थी, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसकी न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं थी। बट राज्य वाले की जो राज्य होते हैं मुख्यमंत्री वगैरह, तो उनमें जो न्यूनतम संख्या निर्धारित करती है कि इसमें कम से कम 12 मंत्री तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो याद रखना, उसमें कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं थी केंद्र वाले में, और इसमें जो निर्धारित थी 12 होने चाहिए, ठीक है। और बाकी दोनों में ही जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो टोटल जो है टोटल सदस्य संख्या का, जैसे लोकसभा का वहाँ पे और यहाँ पे जो है विधानसभा का, तो विधानसभा का जो है 15% हो सकती है। ये आया किस में था? 91वां संविधान संशोधन सन 2003 में, ठीक है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, भारत की गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा सकता है? तो सिर गणना विधि, मतलब हेड काउंट रेशियो, आपको पता होगा हेड काउंट रेशियो का जो है निरपेक्ष गरीबी मापने के लिए क्या था? कैलोरी ग्रहण, ये अलग समिति के हिसाब से था, इसमें एक बार और भी आ चुका आप ऊपर, अगर पहली वीडियो में देखेंगे तो अलग समिति का था। उपभोग व्यय, तो व्यय के आधार पर तो करता ही है, NSSO इसकी गणना करता है, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय, तो याद रखना गरीबी जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी को जो गणना जो है आय के आधार पर नहीं की जाती है, याद रखना, केवल व्यय के आधार पर की जाती है, क्योंकि आय का पता नहीं, व्यय का पता होता है, तो व्यय के आधार पर की जा सकती है। व्यय को मापना आसान है आय की तुलना में, तो याद रखना, तो जो है व्यय के आधार पर की जाती है। तो 1, 2, 3 इसका राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। आय के आधार पर नहीं की जाती है, याद रखना, ठीक है। मैंने बताया था पॉवर्टी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉवर्टी के आप देखेंगे इसी वाले पेपर में उठाकर देख लेना, 20 का पेपर डाउनलोड करना, उसे देखना, इसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पॉवर्टी के, और हर पेपर में इतने आते हैं 3 से 4, जैसे फाइनेंस कमीशन के 3 से 4, बजट के 3 से 4, इस तरीके से आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, ये तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हर पेपर में देखेंगे, कम से कम हर दूसरे पेपर में आता रहता है, ठीक है। ये तो जुबान पर हटा होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती बाद 1973 में। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60:40 के अनुपात में होती है। आपने देखा होगा कि अनुपात यही रखा था, ठीक है। तो ये तो हम सही मानकर चलेंगे। अच्छा, ये जो है प्रति व्यक्ति 5 लाख, तो ये प्रति व्यक्ति 5 लाख नहीं था। आप कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि प्रति व्यक्ति कैसे हो सकता, तो ये प्रति परिवार था, याद रखना, प्रति परिवार था। और दोनों में फैक्ट दे रखे हैं 5 लाख 30 60 40। तो हमने बताया था कि जब दोनों में फैक्ट दे रखे होते हैं तो मतलब ये नहीं है कि पीसीएस में इतना खैर अप्लाई नहीं हो पाता ये चीज़, बट अगर क्या बोलते हैं दोनों फैक्ट दे रखे हो तो हम एक पे हमें डाउट करना चाहिए कि इसमें शायद हो सकता है कि एक गलत हो, ठीक है। तो इसका जो है फर्स्ट गलत था, सेकंड जो है राइट था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रति व्यक्ति नहीं था, प्रति परिवार था, ठीक। नेक्स्ट 122, अनुच्छेद 39 का ए, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, बिल्कुल ठीक है। 40 में पंचायतों का गठन था। 44 में समान नागरिक संहिता थी। अनुच्छेद 48(2), न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण नहीं था, ये अनुच्छेद नहीं था, ये आर्टिकल था 50 में। आर्टिकल 50 में है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो इसका ऑप्शन नंबर पूछा है कौन सा सही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं होगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 50 में जो है न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण, ठीक है। और बाकी ये सारे जो है मैं फिर बोल रहा हूँ 1 से लेकर 15 के का तक सब याद होने चाहिए। ये जो है डीपीएसपी में 51 तक, ठीक है। और 51 के का में जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी है, तो वो भी याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 123, पोषकीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है, मतलब यहाँ पर ये याद रखना सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब है सस्टेन करती रहे, लगातार बनी रहे, मतलब वो समाप्त ना हो। तो इस तरीके का विकल्प में क्या मिल रहा है? पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, ये कोई सस्टेनेबल पर्यटन का वो है। बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु उद्योग, तो बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंधन बताओ। बड़े पैमाने पर्यटन, लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंधन बताओ। ये तो निगेटिव सेंटेंस हो गया, ये तो आप ले ही नहीं सकते, कितना निगेटिव सेंटेंस है, मतलब लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंधन करेंगे हम। नेक्स्ट है सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना। देखो, सांस्कृतिक अखंडता मतलब संस्कृति टूटनी नहीं चाहिए, पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखना चाहिए, जो जिस तरीके से है, मतलब जो जिस तरीके के नेचुरल है, हमारा नेचर है, उसे बनाए रखना चाहिए, ठीक है। और पर्यटन और पर्यावरण का प्रबंधन भी करना। तो देखो, इसमें ये वाला विकल्प भी आ गया और ये तो निगेटिव भी था और ये भी आ जाएगा, ठीक है। उपरोक्त में तो कोई नहीं होता नहीं है, मैंने कई बार बताया। तो अगर आपको यहाँ पर सबसे जनरल स्टेटमेंट कोई चुनना है तो आप कौन सा चुन सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी, और यही इसका राइट भी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 124, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। क्या करना? राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह है, ठीक है। तो राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो बिल्कुल ठीक है, उच्चतम न्यायालय की योग्यता वाला होना चाहिए। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मतलब संसद नहीं, राष्ट्रपति स्वयं निर्धारित करता है, ठीक है। राष्ट्रपति निर्धारित करता है महान्यायवादी का। आर्टिकल 76 में है ये, ठीक है। आर्टिकल 76 में भारत का महान्यायवादी, याद रखना। एक दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कैग से जो 148 में है और एक महान्यायवादी से, ठीक है। तो महान्यायवादी 76 में, तो ये जो है दोनों से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इसका जो सेकंड गलत हो जाएगा, फर्स्ट राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। 125, हौसला संदर्भ 18 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हौसला संदर्भ 18 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया था, बिल्कुल सही है। ये बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 126, उस समय का करंट का क्वेश्चन था, तो रिपीट तो नहीं होगा। असर्शन रीजन का है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, क्योंकि कहीं कहीं उसमें एकात्मकता के लक्षण पाए जाते हैं, तो इसलिए अर्धसंघात्मक कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिससे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, तो बिल्कुल ठीक है, किसे जो है न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, ठीक। और अब ये देखना है हमें कि इसकी व्याख्या करता नहीं करता। तो भारत का संघात्मक व्यवस्था के अर्धसंघात्मक है और भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का जैसा न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार, अगर हम इनको दोनों को क्योंकि लगा कर पढ़ें तो कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी नहीं है। ये संघात्मकता की बात करता है और ये पुनरीक्षण की बात कर रहा है, ये न्यायपालिका की बात कर रहा है और ये उसके संघात्मक ढांचे की बात कर रहा है। तो दोनों जो है कथन सही है, बट इसकी व्याख्या नहीं करता। मतलब आप यहाँ पे क्योंकि लगा कर पढ़ेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि बहुत ऑड लगेगा कि नहीं, ये कोई रिलेट नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 127, भारत में $1 ट्रिलियन जो $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का रखा गया था? संदर्भ 22, संदर्भ 26, संदर्भ 24, संदर्भ 30। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, संदर्भ 24 ही चल रही है, मगर 5 ट्रिलियन तो छोड़ो, अभी 4 ट्रिलियन भी नहीं आए हम, तो 3 इस समय 8 ट्रिलियन के लगभग चल रही है हमारी इकोनॉमी, ठीक है। अच्छा, हमें जो है ये पता होना चाहिए कि कौन सी इकोनॉमी हमसे ऊपर है। तो एक यूएसए है, यूएसए सबसे ऊपर है, नंबर 1 की इकोनॉमी है। दूसरे पे चीन है, चाइना नंबर 2 की है। तीसरे पे जर्मनी है और चौथे पे जापान है। उसके बाद हम आते हैं भारत।
हमारा भारत का था, ठीक है। और जो 5वें पे हमसे नीचे यूके है, इसे यूके को पछाड़ कर ही हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी थी, ठीक है, याद रखना। तो संदर्भ 24 तक था। नेक्स्ट 128, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है सामान्य विधेयक, धन विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक या विनियोग विधेयक। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सामान्य विधेयक। धन विधेयक केवल लोकसभा में आता, तो ये इसलिए नहीं हो सकता। संविधान संशोधन विधेयक पर कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है। विनियोग विधेयक भी धन विधेयक के समान ही होता है, तो इसमें कोई नहीं है, कॉमन सेंस से लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 129, मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इस बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतिस्थापित कर दिया? 1999, संदर्भ 10, संदर्भ 5, संदर्भ 15। तो 129 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट, ठीक है, सन 2010। और बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट 130 आ सकता है, वो पूछ लिया था, ठीक है। 130, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ था? मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 1717, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 1705, शत्रु संपत्ति या एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 या एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897। तो 130 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट, 2 और 4, ठीक है, डिजास्टर वाले से और एपिडेमिक से, ठीक है, एपिडेमिक से। नेक्स्ट 131, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा, देखो मैंने कहा था ये सिंगल फैक्ट है, जहाँ पर डेट दी रखी होती है तो दिक्कत हो जाती है। संदर्भ 20 से संदर्भ 30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया था, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस पर ही फोकस है कि इसी अवधि पर फोकस करा गया। तो ये करा गया था संदर्भ 19 से संदर्भ 25 के लिए। तो इसका सबसे मजे की बात ये है, कथन अभिकथन और रीजन की अगर एक गलत निकालना तो हमारा ऑप्शन जो है राइट निकला था, ए गलत है, आर सही है। तो और देख लो, NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचा का सुविधा प्रदान करना, बहुत जनरल सेंटेंस और वैसे भी उद्देश्य राइट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 132, देखो आर्टिकल है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आगे के भी याद करने हैं। जैसे 61 में क्या है? राष्ट्रपति का महाभियोग है। 67 के खा में या बी भी बोलते हैं इसे, उपराष्ट्रपति को हटाना है। 94 में 90 जो है राज्यसभा को हटाना है, और 94 जो है स्पीकर को हटाना है, ठीक है। तो पहले का दूसरा, बी का थर्ड, ए का दूसरा और बी का थर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 132 का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, आप अगर कॉमन सेंस से चलें तो कैसा आप ऑप्शन निकाल सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप ट्रिक के बेस पर चलें, बिल्कुल ट्रिक के बेस पर चलते हैं हम, ठीक है। मैंने कहा था सेम ऑप्शन से जो विकल्प शुरू होते हैं उसमें हमारा आंसर होता है, तो हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं, इसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक। और इसके अलावा हम जो है मतलब यहाँ पर अभी हम 50-50 में पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो बाकी हम यहाँ पर कुछ नहीं निकाल सकते। अगर इस बेस पर निकालना चाहते हैं कि हम कौन सी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ये 4 से 4 मैच करता, तो इसके हिसाब से हम ऑप्शन नंबर सी का राइट निकाल लेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, 132 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसके हिसाब से निकाल सकते हैं, जैसे 2 का 2, 2 का 2, ये 1 का 1 हमें मिल गया, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। और इसके साथ 4 की 4, इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ये सिमिलर ज़्यादा हो रहा है सब विकल्पों से, तो जो सिमिलर सबसे ज़्यादा होता है वही निकाल लेते हैं, ठीक है। सी हो जाएगा इसका। 133, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये उस समय करंट का क्वेश्चन था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट संदर्भ 20 में भारत की रैंकिंग 63वीं थी, ये गलत था। बस संदर्भ 19 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग जो है 17वां था, तो ये जो है इसका राइट था। एक गलत एक राइट, दोनों सिमिलर अगर कथन दे रखे होते हैं तो उसमें एक गलत और एक राइट होता है, ये प्रीवियस ईयर में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। फिलहाल इस समय ये रिपोर्ट बंद हो चुकी है, और आप जितनी भी रिपोर्ट है, जितने भी इंडेक्सेस हैं, वो आप याद कर सकते हैं। तो 133 का हो जाएगा वी। 134, भारत संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया? 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1948। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगर हमें कुछ नहीं पता, मैं कॉमन सेंस लेना, तो ये तो हम मान के चलेंगे 22 वाले 3 हैं, तो इसमें एक आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ये एलिमिनेट कर देंगे। इसके बाद जुलाई वाले 2 हैं, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, और इसमें से आप फिर बाकी 50-50 में फिर आएगा, ठीक है। तो आप 50-50 में बहुत आसानी से आ सकते हैं इस तरीके से, तो आपके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट केंद्रीय बजट, मैंने बताया था बजट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संदर्भ 2021 के द्वारा उत्कृष्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है, 9%, 12%, 10%, 15%। तो 135 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 15%। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सा संस्थान कहाँ पर, तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है कहाँ पर है, हम सबको पता, कई बार पूछा गया, लखनऊ, ठीक है। नेक्स्ट 137, योजना और उसके प्रारंभ वर्ष, जैसे PM जन आरोग्य योजना, PM वय वंदना योजना, PM रोजगार प्रोत्साहन योजना और स्वच्छ भारत योजना। तो इसका जो हो जाएगा, जैसा इसका जो हो जाएगा PM जन आरोग्य योजना का संदर्भ 18 हो जाएगा, और PM वय वंदना योजना का संदर्भ 15 हो जाएगा, और सॉरी ये जो हो जाएगा संदर्भ 17 हो जाएगा, ठीक है। और PM रोजगार प्रोत्साहन योजना का हो जाएगा संदर्भ 15, और स्वच्छ भारत अभियान, ये तो आपको पता ही होगा कि इसे 2 अक्टूबर 2014 को चलाया था, जब मोदी जी शुरू में आए थे, ठीक है। तो इससे इस विकल्प से भी आप इसे लगा सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप 4 में आ जाते हैं, बाकी 2 है, और इस तरीके से आप यहाँ पे 3 में चल सकते थे, ये एलिमिनेट कर देते तो 4 वाला हो जाए, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाए। जैसे
दो दो दो, ये एलिमिनेट हो गया, इसका ये सिमिलर ज़्यादा मिल रहा, ये हो गया, ये दोनों एलिमिनेट हो गए खुद खुद। ठीक है, आगे ला के आप ये भी सोच सकते हैं, बट अगर आपको एक भी पता है कि मैं जो है ये पता है 4 का 4, तो इन दोनों में से एक है, तो हमने ये वाला पहले एलिमिनेट कर दिया, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कम से कम एक विकल्प अगर पता है तो हम आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 137 का। 138 का डी क्या हो जाएगा, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय या नीति आयोग। अच्छा, नीति आयोग का भी जहाँ पे ऑप्शन दिया होता है वही आंसर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। तो 139 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, बहुत सामान्य क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों या दुकानदारों और स्वरोजगार वाले जो हैं व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है, कौन सा गलत है? तो 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के लोग इसके पात्र हैं, बिल्कुल ठीक था उस समय के लिए। उनका वार्षिक लेन देन रुपये 1.5 करोड़ से अधिक ना हो, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय पेंशन योजना का सदस्य इसके पात्र हैं, तो नहीं, ये नहीं है। जो ये इसके सदस्य थे वो इसके पात्र नहीं थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 140 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 141 देखते हैं, निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता करने के लिए था, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये भी ठीक है, उद्देश्य मैंने बताया था हमेशा राइट होता है, याद रखना उद्देश्य हमेशा राइट होता है। प्रभाव हमेशा सबका सब पर पड़ता था, प्रभाव वाला जो भी कथन होगा वो सही होगा, तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा भी। ठीक है, देखते हैं। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस प्रकार का अंश नहीं है? तो परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण। तो आपने ये भी सुना, ये भी सुना, ये भी सुना, बस एक नहीं सुना, परिचालन पर्यावरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बोनस क्वेश्चन होते हैं। 143 केंद्रीय बजट सन 2020-21 में कृषि की आय दोगुनी करने के उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। बजट में घोषित 16 सूत्रीय कार्यक्रम कृषि, सिंचाई तथा ग्रामीण विकास को चतुर्दिक केंद्रित है। ठीक है, मतलब ग्रामीण विकास के चतुर्दिक केंद्रित है। तो 143 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट। आर और ए दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या करता है। मैंने कहा था ये जो है सामान्यतः जो है 10 में से 7 क्वेश्चन यही देता है, आर ए की सही व्याख्या करता है, और आर और ए दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। 144 पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, तो एल्टन द्वारा, बर्कले द्वारा, बेनेट द्वारा या रेड जेली द्वारा। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बेनेट द्वारा। इसके अलावा ये भी बताता है कि पारिस्थितिकी की अवधारणा किसने दी? तो टांसले ने 1935 में, ये भी पूछा गया। तो ये दो तरीके की चीज़ें बहुत पूछी गई हैं, तो बेनेट याद कर सकते हैं और टांसले याद कर सकते हैं। नेक्स्ट 145 ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक जारी किया था विश्व बैंक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 145 का ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया था कई सारी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे यूएनडीपी की जो रिपोर्ट है वो याद कर सकते हैं, WHO की, WTO की, वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की और IMF की। ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनकी आप रिपोर्ट याद कर सकते हैं। स्पेशली इसमें अगर आप WHO हटाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बाकी इनकी तो आप अच्छे से याद कर लीजिए, इनसे बार बार पूछे थे। ILO की भी याद कर सकते हैं, श्रम संगठन वाले की। ठीक है, तो ये भी याद कर लेना, प्रीवियस में आ चुकी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक तापवृद्धि का प्रभाव है? मैंने बताया था ये अलग बोनस क्वेश्चन होता है, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं पता, केवल इस वर्ड से देखते हैं आप कि प्रभाव है। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक तापवृद्धि का प्रभाव जो होता है वो सभी का सभी पड़ता है। मतलब अगर कहीं पर भी अगर इम्पैक्ट वाली बात आ जाती है, प्रभाव वाली बात आ जाती है, तो समझ लो उसे तो आप 100% राइट, मतलब कहीं गलती हो ही नहीं सकता, 100% राइट है। ये आपका बोनस क्वेश्चन है। ठीक है, ये कभी जीवन में गलत नहीं होगा। अगर इसके 2 क्वेश्चन आए तो आपके 2 राइट हैं, अगर एक आए तो एक बोनस है, मतलब आंखें बंद करके आप लगा सकते हो। तो इसका जो है सभी राइट हो जाएगा, आंखें बंद करके हम पढ़ेंगे भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप कहीं भी अप्लाई करके देखिए, कहीं भी जहाँ पर आपका मन करे वहाँ अप्लाई करके देखिए इसको। 147 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसका जो जाएगा, जैसे नबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। ठीक है, स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम कब आया था? 1989 में। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड 1998-99 में आया था ये। और ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मतलब रूरल रीजनल बैंक, जो रीजनल रूरल बैंक थी वो बनी थी 1976 में। तो सबसे पहले 4th आ जाएगा। तो वैसे भी देखो हम अगर ऑप्शन के बेस पर चलें तो 4th, तो ये हम एलिमिनेट कर सकते हैं। उसका 1976 के बाद आ जाएगा 1982, मतलब फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी तो हम नॉलेज तो हमेशा प्रायर है, हम नॉलेज के बेस पर भी याद कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस में कई बार आया गया, नबार्ड तो कई बार पूछा गया, शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर बना था ये 1982 में। तो 147 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी हम अगर ट्रिक के बेस पर भी चलें तो अगर हमें इसमें से एक भी पता है तो हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 148
निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम, यहाँ भी कालानुक्रम के भी कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो रियो सम्मेलन आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा अर्थ समिट है, अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है, 1992 बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। ब्रेटलैंड रिपोर्ट आपको पता 1987 में आई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये भी 1987 में आया था। और इसके अलावा द लिमिट टू ग्रोथ ये आया था 1972 में, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप चल सकते हैं। फिर वही फोर्थ वाला जो है हमारा ठीक होगा, जैसे 1972 तो फोर्थ वाले 2 हैं, बी और डी में सम आ जाएंगे। उसके बाद 1987 2 हैं, तो ब्रेटलैंड या मॉन्ट्रियल यहाँ पर आप फंसेंगे। तो इसका जो पहले था, ये इसका पहले जो था वो था सेकंड वाला, ठीक है, ब्रेटलैंड वाला। तो ब्रेटलैंड पहले आया था, मॉन्ट्रियल बाद में आया था। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर 50-50 में आना तो आप सीधे तौर पर आ सकते हैं। फोर्थ पर से 2 ऑप्शन शुरू हैं, 3 ऑप्शन शुरू हैं, तो मतलब ये एक तो है सामान्य आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 148 का ऑप्शन नंबर बी। 149 कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना था। तो देखो यहाँ पर कौशल की बात कर रहा है और उद्देश्य सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना था, मतलब कितनी गलत बात है कि मतलब ये निगेटिव बात थी, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। उस समय करंट का क्वेश्चन था, इस तरह की कोई भी योजना तो आप याद कर सकते हैं। 149 का ए हो जाएगा। 150 एंड लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो 150 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आ जाएगा, हरियाणा। बाकी इसका उत्तर प्रदेश में भी भाग है, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, क्योंकि चंबल नदी इन सब राज्यों से बहती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आ जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होंगी, आपको ट्रिक्स और हैक्स अच्छी लग रही होंगी, आपने अप्लाई करके भी देखी होंगी प्रीवियस ईयर पे। और हम अब तक जो है संदर्भ 20 तक के क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर चुके हैं, जिसमें हम संदर्भ 23 का, संदर्भ 21 का, संदर्भ 22 का और संदर्भ 20 का आज कंप्लीट एनालाइज कर चुके हैं। उसमें बहुत सारी हमने ट्रिक्स बताई, बहुत सारे हैक्स बताए, आपने देखे होंगे और उन्हें अप्लाई भी करके देखा होगा, तो आप उनके आंसर तक आसानी से पहुँच पा रहे होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा हमने जो इंस्टाग्राम पेज है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपनी क्वेरी कोई भेज सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारा चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।